हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। व्हाट इज कार? कार का फुल फॉर्म क्या होता है? कैपिटल एक्विडेसी रेशियो। कार क्या होता है? कार इज द अमाउंट दैट द बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक इनकर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल टू रीपे द ड्यूज। तो कार क्या होता है? इट इज द अमाउंट दैट द बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस that the banks incur if the account holders fail to repay the dues। तो अगर मान लीजिए अकाउंट होल्डर है, वो फेल कर जाता है अपना ड्यूज़ को रिकवर करने के लिए, तो बैंक कहाँ से पैसा जमा करेगी? तो खुद से तो नहीं कर सकती ना, वरना तो बैंक तो लॉस में चला जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो कुछ सिक्योरिटी के लिए अपना फंड्स को स्टोर करके रखता है, जो कल प्रीवियस वीडियो मैंने एग्जांपल 2000 वाला आपको बताया था, ताकि उसी पैसे से वो सारे लॉस को इनकर कर लेगा। ठीक है। सो कार इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। क्या ये बात सही है? नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मैंने आपको क्या बताया था? आरबीआई। और आरबीआई ऑब्वियसली आरबीआई करेगा, बट एक कमिटी होती है, वो हम लोग सीखेंगे अभी। एफआरबीएम, एफआरबीएम का फुल फॉर्म क्या है? फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकिंग बजट मैनेजमेंट, फिनेंशियल फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। एफआरबीएम का फुल फॉर्म क्या है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। एफआरबीएम का फुल फॉर्म क्या है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। car is decided by whom? Car is decided by the benchmarks set by Basel III committee on the banking supervision and implemented by the central bank of individual country। तो कार कौन डिसाइड करता है? कार इज डिसाइडेड बाय द बेंचमार्क्स सेट अप बाय द बेसल 3 कमिटी। बेसल 3 कमिटी है जो कि फॉर्म की गई है बैंकिंग सुपरविजन के ध्यान में रखते हुए, और ये इसको इम्प्लीमेंट कौन कराता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिविजुअल कंट्री, मतलब किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक। तो भारत का सेंट्रल बैंक क्या है? आरबीआई है। तो आरबीआई इसको इम्प्लीमेंट करेगा, और बेंचमार्क कौन सेट करेगा? बेसल 3 कमिटी। सो कार इज डिसाइडेड बाय द बेंचमार्क्स सेट बाय द बेसल 3 कमिटी ऑन द बैंकिंग सुपरविजन एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिविजुअल कंट्री। एफआरबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? फिजिकल responsibility and budget management। So FRBM review committee report has recommended that a debt to GDP ratio of 60% for the general or combined government by 2023, comprising 40% for the central government and 20% for the state government। क्या ये बात सही है? हाँ, सही है। एफआरबीएम रिव्यू कमेटी ने एक रिपोर्ट, इस कमेटी रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन जारी किया कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ना, वो टोटल कितना है? 2023 तक का डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है? 60% है। उसमें से 40% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और 20% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो एफआरबीएम रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड अ डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60% for the general or combined government by 2023, comprising 40% of the central government and 20% of the state government। This statement is true। As per the Constitution of India, भारत के संविधान के according, it is mandatory for a state to take the central government's consent for raising any loan if the former owes any outstanding liabilities to the latter। भारत के संविधान के अकॉर्डिंग ये ज़रूरी है कि कोई भी राज्य अगर कहीं से लोन उठा रहा है अपने आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ को मतलब क्लियर करने के लिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेना ज़रूरी है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज़ मैंडेटरी फॉर the state to take the central government's consent for raising any loan if the state government owes any outstanding liabilities to the central government। So this statement is true। Are cereal grains halted exempted under GST? Yes। Are cereal grains halted exempted under GST? क्या जो सीरियल ग्रेन्स halted है, ये जीएसटी के दायरे के अंदर आता है या बाहर आता है? ये बाहर आता है, इसको जीएसटी का छूट मिला हुआ है। सो सीरियल ग्रेन्स जो है ना, वो जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। चिकन एग्स, आर चिकन एग्स, मुर्गी का अंडा,
जो कुक किया हुआ है, मतलब पका हुआ मुर्गी का अंडा, क्या ये जीएसटी के अंदर आता है? नहीं, जीएसटी के अंदर नहीं आता है. सो आर सीरियल ग्रेन्स हल्टेड एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी? यस. आर चिकन एग्स कुक्ड exempted under GST? Yes. Is newspaper containing advertising material exempted under GST? Yes. So न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजिंग मटेरियल होता है ना, उस पर जीएसटी नहीं लगती है. जो चिकन का अंडा होता है कुक किया हुआ, उस पर जीएसटी नहीं लगती है. और जो सीरियल ग्रेन्स हैं उस पर जीएसटी नहीं लगती है. इज फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी? जो फिश प्रोसेस्ड और कैंड है, क्या ये जीएसटी के अंदर आता है? नहीं आता है. सो इज फिश प्रोसेस्ड एंड कैंड एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी? नो. ये इस पर छूट नहीं मिलती है. फिश मछली को छूट नहीं है. ठीक है, किसको छूट है? सीरियल ग्रेन्स को छूट है, मुर्गी के अंडे को छूट है, न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजिंग मटेरियल है उसको जीएसटी का छूट है, लेकिन मछली को छूट नहीं है. डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द आउटपुट ड्यू टू हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो. हम लोगों ने सीखा है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? एक यूनिट आउटपुट बनाने के लिए जितना पैसा कैपिटल लगता है उसको कैपिटल आउटपुट रेशियो बोलते हैं. तो अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई है तो इसका मतलब है ये कि इकोनॉमी अच्छा नहीं है. कैपिटल आउटपुट रेशियो अगर कम है तो इसका मतलब है कि ग्रोथ अच्छा है. So despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to high capital output ratio. Are deposits included in the assets of a commercial bank in India? क्या deposits को कमर्शियल बैंक के अंदर एसेट्स के तरह ट्रीट कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं? नो. डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया. Are deposits included in the assets of a commercial bank of India? No. Are deposits included in the assets of a commercial bank of India? No. Are deposits not included in the assets of a commercial bank of India? Yes. तो आप इसको मल्टीपल वेज में याद कर सकते हो. सो डिपॉजिट्स जो है ना, इसको कमर्शियल बैंक का एसेट ट्रीट नहीं करते हैं. ठीक है. सो आर डिपॉजिट्स इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया? नो. आर एडवांसेस इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया? यस. देखो, डिपॉजिट को एसेट ट्रीट नहीं करते हैं, लेकिन एडवांसेस को एसेट ट्रीट करते हैं. सो आर एडवांसेस इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया? यस. आर डिपॉजिट्स इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया? नो. आर इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक इन इंडिया? यस. तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा एसेट में, एडवांसेस भी आ जाएगा एसेट में, लेकिन डिपॉजिट एसेट में नहीं आएगा. Is money at call and short notice included in the asset of a commercial bank in India? Yes. Money at call मतलब call money, money at call and short notice. Money at call and short notice included in the asset of a commercial bank in India? Yes. वो भी asset में आएगा. So क्या क्या asset में आएगा? Advances, investments, money at call and short notice. और क्या asset में नहीं आएगा? Deposits. What is currency crisis? Currency crisis क्या होता है? Currency crisis denotes the Indian rupee is weakening and dollar is strengthening at a rapid level. एक रैपिड लेवल पे आपका जो इंडियन रुपी है वो वीकन हो रहा है और जो डॉलर है बहुत तेज़ी से मजबूत हो रहा है. ठीक है, तो आपने तो स्टेटमेंट सुना होगा, रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है. ठीक है, तो करेंसी क्राइसिस डिनोट्स दैट इंडियन रुपी इज़ वीकनिंग एंड डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग एट अ स्टूपिड लेवल. मतलब रैपिड लेवल. ये स्टूपिड स्टेटमेंट है. अरे बाबू, डॉलर अगर मजबूत हो रहा है तो इंडियन रुपी वीकन हो रहा है. ये यूपीएससी का स्टेटमेंट है, तो हम यूपीएससी के स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे, ना कि हम XYZ झंडू नेता को फॉलो करेंगे. सो व्हाट इज करेंसी क्राइसिस? करेंसी क्राइसिस डिनोट्स दैट इंडियन रुपी इज वीकनिंग एंड डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग एट अ रैपिड लेवल. इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, rupee dollar exchange rate is determined by the market forces of supply and demand. Ordinary circumstances में जो रुपी और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो कौन डिटरमिन करता है? वो डिटरमिन करता है मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. वाई डू वी हैव टू एनकरेज द इनफ्लो ऑफ डॉलर्स? क्यों हमें डॉलर्स की कमाई ज़्यादा चाहिए भारत में? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस, ताकि करेंसी क्राइसिस ना हो.
अगर इन इंडिया में डॉलर्स नहीं आएंगे ना तो करेंसी क्राइसिस होगा, मतलब रुपी कमज़ोर होगा और डॉलर स्ट्रेंथन हो जाएगा। इसीलिए हम एनकरेज करते हैं कि इंडिया में डॉलर्स का इनफ्लो बढ़े। सो व्हाई डू वी हैव टू एनकरेज द इनफ्लो ऑफ डॉलर्स? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और करेंसी क्राइसिस में क्या रिश्ता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और करेंसी क्राइसिस में क्या रिश्ता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरकार की खर्चे अगर ज़्यादा होगी ना तो करेंसी क्राइसिस बाबू भैया होगा। अब हजारों करोड़ के जहाज से बाबू साहब उड़ेंगे तो रुपया कमज़ोर होगा कि मजबूत होगा? ऑब्वियसली कमज़ोर होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए क्या है ना कि एजुकेशन को इतना बर्बाद कर दो ताकि लोग चीज़ों को समझ ना पाएँ। अब मान लीजिए मैंने ये पढ़ा है, मेरे को समझ में आ गया, आप भी पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली फॉल्ट कहाँ पे है। गवर्नमेंट के खर्चे में, अननेसेसरी फालतू खर्चे कर रही है, ठीक, जहाँ पे करना चाहिए वहाँ पे नहीं कर रही है। तो फालतू खर्चा करेंगे तो लोन बढ़ेगा और गवर्नमेंट खर्चा बढ़ेगा तो करेंसी क्राइसिस भी होगा। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंसी क्राइसिस। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय होम? बीबीबी। बीबीबी का फुल फॉर्म है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना, पीएसयू बैंक्स, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक्स है, पीएसबीज, तो उनके जो चेयरमैन है उनको कौन सेलेक्ट करता है? उनको सेलेक्ट करता है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। सो द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। व्हेन वाज बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बीबीबी सेटअप? 2016 में। बीबीबी ट्रिपल बी कब सेटअप हुआ? 2016 में। बीबीबी का फुल फॉर्म क्या है? बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। और बैंक्स बोर्ड ब्यूरो क्या करता है? बीबीबी सेलेक्ट्स द टॉप ऑफिशियल्स, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन एंड फुल टाइम डायरेक्टर्स, इनको सेलेक्ट करता है। किसके लिए? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, एलआईसी के लिए और अदर पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। सो बीबीबी जो है बैंक्स बोर्ड ब्यूरो 2016 में सेटअप हुआ और ये चुनता है टॉप लीडर्स को। कौन कौन आएंगे उसमें? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एमडी, चेयरमैन, सीईओ, फुल टाइम डायरेक्टर्स। किसके लिए? पीएसबीज के लिए, एलआईसी के लिए और अदर पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। पीएनजीआरबी का फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। पीएनजीआरबी का फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। पीएनजीआरबी का फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। पीएनजीआरबी वाज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी ही पहली रेगुलेटरी बॉडी सेटअप हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इससे पहले कुछ नहीं था क्या? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से पहले कुछ नहीं था क्या? था ना? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सो इज पीएनजीआरबी वाज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नो, इससे पहले भी हुए होंगे, ठीक है। व्हेन वाज पीएनजीआरबी सेटअप? कब सेटअप हुआ ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड? कब सेटअप हुआ? ये सेटअप हुआ 2006 में। कौन किया ये? by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act 2006. So Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act 2006 में पास हुआ और उस एक्ट के अकॉर्डिंग PNGRB ये रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप हो गई। When was SEBI सेटअप फॉर्म? सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी कब फॉर्म हुई? 1988 में। 1988 में मतलब मेरे जन्मदिन से के 2 साल पहले। सो व्हेन वाज सेबी फॉर्म्ड? प्रभास कुमार के बर्थ ईयर के 2 साल, मेरे जन्म लेने के 2 साल पहले। तो मेरे प्रभास के जन्म लेने धरती पे आने के 2 साल पहले क्या सेटअप हो गया? सेबी सेटअप हो गया। सो व्हेन वाज सेबी गिवन रेगुलेटरी स्टेटस? रेगुलेटरी स्टेटस कब मिला गया? जब मैं 2 साल का था। सो प्रभास जब 2 साल का था तो सेबी को रेगुलेटरी स्टेटस दिया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेबी को तो पहले रेगुलेटरी स्टेटस मिला ना पीएनजीआरबी से, तो इसीलिए हम वो स्टेटमेंट को गलत बोल रहे हैं। सो बताइए पीएनजीआरबी का फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। पीएनजीआरबी सेटअप कब हुआ? 2006 में। किससे सेटअप हुआ? पीएनजीआरबी एक्ट से सेटअप हुआ। पीएनजीआरबी का फुल फॉर्म क्या है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी कब फॉर्म हुआ? प्रभास सर के बर्थ के 2 साल पहले।
प्रभास सर का बर्थ ईयर है 14 सितंबर 1990, 1990। तो 1990 के 2 साल पहले होता है 1988। तो 1988 में सेबी फॉर्म हुआ और सेबी को रेगुलेटरी स्टेटस कब मिला है? जब प्रभास सर 2 साल के थे, मतलब 1992 में। One of the tasks of PNGRB is to ensure competitive markets for gas. Obviously, this statement is true. PNGRB का एक one of the important task है कि मार्केट में एक competitive environment create किया जाए गैस को लेकर के, ठीक है? So, this statement is true. Appeals against the decisions of PNGRB go before the appellate tribunals of electricity. जो PNGRB है उसके जो डिसीजंस हैं उसके अगेंस्ट में अगर किसी चीज़ को अपील करना है तो वो कहाँ जाना पड़ेगा? उसको जाना पड़ेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल्स इलेक्ट्रिसिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसको कहाँ जाना पड़ेगा? अपीलेट ट्रिब्यूनल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द आरबीआईज रीसेंट डायरेक्टिव्स रिलेटिंग टू स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा। द आरबीआईज रीसेंट डायरेक्टिव्स रिलेटिंग टू द स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा। जो पेमेंट सिस्टम का है ना उसका डेटा, उसका जो क्या बोलते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज पॉपुलरली नोन एज डेटा डिट कैट। तो आरबीआईज रीसेंट डायरेक्टिव्स रिलेटिंग टू द स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा इज पॉपुलरली नोन एज व्हाट? इट इज पॉपुलरली नोन एज डेटा डिट कैट। इट इज नोन एज डेटा डिट कैट। एज पर आरबीआईज डायरेक्टिव पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द डेटा इन इंडिया ओनली। क्या ये बात सही है? आरबीआई के निर्देशों के अनुसार पेमेंट सिस्टम का प्रोवाइडर्स का जो डेटा है ना वो सिर्फ भारत में ही रहना चाहिए। ये कौन बोला? आरबीआई बोला। अगर भारत में नहीं रहेगा, विदेश में चला जाएगा तो उसका मिसयूज हो जाएगा, इसीलिए भारत में ही रहना चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।